हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 2D की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये चार चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार मेरे सामने आ रही थी जब मैं टेलीग्राम पर सारे स्टूडेंट से आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आ रही थी, तो इन सभी के बारे में टू द पॉइंट एक बार बात करेंगे हम, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, अच्छे से पोस्चर बना लो, टेबल पर बैठे हो, बेड पर तो वैसे मत बैठो यार, लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लो, अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी। ठीक है, और जब भी पढ़ाई करो तो डिस्ट्रैक्शन फ्री करके बैठा करो माहौल को। अगर आपके घर में या जहाँ पर भी हो वहाँ पर किसी कारण डिस्टरबेंस का कोई चांस है, कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको पता है तो कि भाई पढ़ रहा हूँ अभी मत करना तंग। ठीक है, फ़ोन को दूर रखा करो। है, ये सारे काम कौन करेगा? आप ही करोगे। आप ही को करनी है ना पढ़ाई, तो कौन करेगा? आप ही करोगे। तो दूसरे अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको शिकायत मत करो कि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं, आप ऐसा माहौल क्रिएट करो कि वो डिस्टर्ब ना कर पाए। बोल दो उनको, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, मान लो किसी कारण भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, मोबाइल के कारण या कैसे भी, तो उस माहौल को क्रिएट करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, भले ही वो आपके घर के हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो। किसको ज़रूरत है पढ़ने की? आप चाहते हो वाकई में जॉब लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोल दो उनको, सीधा बोलना पड़े कि भाई देखो तंग मत करना, अभी देखो काम कर रहा हूँ, है गुस्सा हो जाऊंगा, है कैसे भी करके बात मनवा लो। है, आपको लग रहा है आपकी किस बात बोलने से वो मान जाएंगे कि ये बोलूँगा तो वो मान जाएंगे, बोलो वो कि भाई मान जाओ देखो। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाया करो स्टडी के लायक, और खुश होकर पढ़ो, दुखी होकर मत पढ़ो, इसे एज ए बर्डन मत लो। कितने प्यार से हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कितने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रहे हैं, है ना। अपने ऊपर बर्डन भी नहीं ले रहे बहुत सारी चीज़ों को याद रखने का। जो भी याद कर हम कर रहे हैं उसको लॉजिकल वे से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं, माहौल बना लिया है तो। और एक चीज़ को कभी भी मत छोड़ना, क्या कि रोज़ का काम, जो अपना रोज़ का काम है, आप भले ही अब 6 दिन कर लो, हफ्ते में एक दिन आप फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6 दिन आप करते हो, इसके अंदर भी 45 मिनट्स आप क्या करो, अपनी हॉबी फॉलो कर लो। जो लोग पूरे दिन पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई अगर जॉब कर रहा है तो अब वो क्या ही मतलब 45 मिनट की हॉबी निकालेगा, पहले ही वो जॉब कर रहा है, उसके पास पहले ही टाइम कम है। ठीक है, जो लोग पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं, अब कई बच्चे क्या करेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी मोबाइल चलाएंगे, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बीच में टीवी देख रहे हैं, बीच में कुछ और देख रहे हैं, फिर शाम को उनको ये भी चाहिए। भाई दिन में तुम 3 घंटे वेस्ट कर चुके हो, अब तुम्हें 45 मिनट और चाहिए। फिर मैं भी एक रीज़न होगा, सर ने हॉबी के लिए बोला था, ये लो 45 मिनट और वेस्ट कर दो। इसका मतलब होता है जब भैया पूरे दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, माइंड थोड़ा सा ये हो गया कि यार मैं थक गया हूँ, तो 45 मिनट 30 मिनट, ठीक है। कोई अगर जिम वगैरह जाता है तो ऑल्टरनेट डे चले जाओ, रोज़ 30 मिनट जाने से अच्छा क्या है, ऑल्टरनेट डे चले जाओ, 1 घंटा जाकर आ जाओ ऑल्टरनेट डे। ठीक है, मेन बात ये नहीं होती कि हम दिन में कितना पढ़ते हैं, मेन बात ये है कि हम रोज़ जितना भी पढ़ते हैं, ठीक ठाक अमाउंट हमने पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, हम जितना भी पढ़ते हैं उस चीज़ को हम कितनी बार रिपीट कर पाते हैं। अगर आपका ऐसा शेड्यूल हुआ जिसको आप रिपीट कर पाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप सेम चीज़ को रिपीट कर पा रहे हो, आप रोज़ एक एक कदम पास जा रहे हो अपने गोल को। लेकिन ऐसा शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, ऐसा शेड्यूल फॉलो कर रहे हो जिसको आप रिपीट ही नहीं कर पा रहे, कैसे सक्सेसफुल होगे? कोई है चांसेस? नहीं। ऐसा शेड्यूल फॉलो नहीं करना जिसको हम रिपीट ना कर पाए, कमर टूट जाए हफ्ते में, ऐसा नहीं भाई। जिंदगी भी जीते रहें साथ में, ठीक है, मेहनत करनी है, पूरा जोर पढ़ाई पर होगा, बट ये हो कि भैया कमर ना टूट जाए हमारी, है। 1 महीने ही रूटीन फॉलो हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 7 दिन में भले ही 6 दिन कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो। और रोज़ का काम करना है, चाहे आपको कोई टेंशन हो सिलेबस को लेकर, मार्क्स नहीं आ रहे, फलानी ढिमकानी, जितनी भी टेंशन है, कोई भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी फैमिली के कारण टेंशन है, कुछ भी हो, रोज़ का काम करोगे तो एक बात पक्की है, क्या, यहाँ पर आपकी जॉब रखी है, यहाँ पर आप बैठे हो, रोज़ का काम करोगे तो आप उसके पास पहुँचते रहोगे। आपके लाइफ में टेंशन है नहीं है, किसी दिन आप रुक गए, उस दिन रुक गए फिर पहुँच गए, किसी दिन रुक गए फिर पहुँच गए, रोज़ का काम करना है बस। ये नहीं रुकना चाहिए जो आपका रोज़ का पढ़ाई का काम है, ठीक है। और ऐसी बातों को तो दिमाग में लाओ ही मत जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कई सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
हो सकता है फिलहाल जो भी हो, खुद से रिलेट कर लेना, फिलहाल आपके घर की स्थिति ऐसी हो जो आपको नापसंद हो, फिलहाल तो आपके हाथ में है नहीं, वो चीज़ एकदम से तो बदलेगी नहीं, वो चीज़ बदलेगी तो इससे बदलेगी। तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए? उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ना कि उस चीज़ पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे होगा क्या? जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करोगे और ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे और ज़्यादा दिमाग खराब होएगा। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करोगे तो कल को जो कंट्रोल में नहीं है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हो अपना माइंडसेट कैसे रखना है, क्लैरिटी रखनी है यहाँ पर। ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसके बदले में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है, एक बढ़िया सी जॉब, बढ़िया सी सैलरी, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ, वर्क एंड लाइफ का बैलेंस, वर्क एंड फैमिली टाइम का बैलेंस बहुत बढ़िया। सरकारी जॉब में होता है सैटरडे संडे की छुट्टी, मज़ेदार। तो उसके लिए कुछ तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, है भाई, फ्री में थोड़ी मिलता है सब कुछ। अब ये देखो, नंबर 1, बच्चे बोल रहे थे कि सर डर लग रहा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, ये जितनी भी प्रॉब्लम हैं सब सीरियस एस्पिरेंट्स इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सारे सीरियस एस्पिरेंट को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इकलौते नहीं हो। डर इस बात का होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या ऐसी स्थिति में हो, बाकी उसमें नहीं है, आप हो तो आप पीछे रह जाओगे। सारे सीरियस एस्पिरेंट के साथ ये सारे हो रहे हैं। आपको डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है? कि पेपर आ जाएगा, पेपर पास आ जाएगा, हैं क्या अब तक कब अनाउंस हो जाएगा, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, पता नहीं क्या होएगा, मेरी जो प्रोग्रेस है वो कम हो रही है, वो उतनी नहीं हो रही है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इन बातों पर से ध्यान हटाओ और कहाँ पर ध्यान डालो? रोज का काम, ये आपके कंट्रोल में। सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा, हाथ जोड़ लो कि भाई मुझे नहीं पता होएगा कि नहीं होएगा, मेरे हाथ में ये बुक है, ये वीडियो लेक्चर है, ये देख सकता हूँ भाई, हैं इससे होएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या ही करूँ। काम की तरफ अपने आप को फोकस करो। ठीक है, इन सारी टेंशन से हटाओ। ये बहुत ज़रूरी थी, बार बार ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो मैं सोचा एक वीडियो में इकट्ठी बताई तो मैं आपको। ठीक है, और कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी नहीं है, मैं क्या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भैया हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऊपर नीचे लाइफ चलती रहती है। जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे सीखने के लिए, उतनी सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ मैं क्यूरियस रहूँ। तो आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा अपने कुछ एक्सपीरियंस, ठीक है, कि कैसे आपको यूज़फुल हो सकती हैं वो चीज़ें। देखो, नेक्स्ट, सिलेबस काबू में नहीं हो रहा। सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके काबू में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हैं, टाइम इतना कम है। फिर भी हम जो हैं, हमारे पास एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? देखो, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं टू द पॉइंट सीधा ब्लंट आप लोगों से बात करूंगा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की गाइडेंस नहीं मिल रही, बेचारे टूटी फूटी गाइडेंस ले रहे हैं। उनसे आप आगे हो कि नहीं हो? कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर टीयर 2 के बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, अच्छाई कर रहा हूँ, मैं टू द ब्लंट आप लोगों के साथ ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ ना भाई, तभी हमारा फ़ायदा होगा। तो सिलेबस वहाँ पर ढीले ढाले तरीक़ों से चल रहा है हर जगह। तो मुझे कैसे पता चला है? मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं सारा जोर यहीं पर लगा रहा हूँ, मैंने अपनी एनर्जी को कहीं डाइवर्ट ही नहीं किया है, मैं आपके बैच के ऊपर पूरा जोर लगा रहा हूँ। रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, आपका रिजल्ट अभी मेरे दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ, उसी के ऊपर मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस काबू में नहीं आ रहा तो सबके काबू में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे काबू में ही आ रहा है। हम ही इसको एक बढ़िया पेस पर कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बट सैटरडे संडे को अगर वीडियो नहीं आती है तो उस दिन थोड़ा सा आप कवर करने की कोशिश किया करो। संडे को पूरा दिन ऑफ ना लो तो आधा दिन ऑफ ले लो। ठीक है, उन दिनों इस सिलेबस को कवर कर लो। लास्ट के 1-1.5 महीने की बात है, पढ़ लो, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा आपको। रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा ना, इट विल पे ऑफ। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। मॉक कैसा है, मॉक कैसा भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कहाँ से लिया, प्रीवियस ईयर था या फिर किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चंस का नेचर कैसा था, या फिर एसएससी के क्वेश्चन थे तो डिफ़िकल्ट कितने दे दिए, इजी कितने दे दिए। तो कुल मिलाकर अगर मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मॉक्स में मार्क्स कम आने का एक कारण होता है,
और उस कारण का एक इलाज होता है। कारण होते हैं कई। मॉक्स में मार्क्स कमा रहे हैं उसका एक कारण नहीं होगा, उसके कई कारण होंगे, हर एक कारण का अलग से इलाज होएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? एक वीडियो बनाई है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, यूट्यूब पर मिलेगी, 21 मिनट के लगभग की वीडियो है, वो देख लेना। उसको एक बार मत देखना, एक बार देखोगे आपको समझ में आएगी, चाहे डबल स्पीड पर देख लेना। फिर अपने मॉक्स को एनालाइज करना। जो कोच है वो खिलाड़ी को, मेरे ख्याल ये बातें ही मेरी 10 मिनट की होगी पर बहुत ज़रूरी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कोच है वो एक खिलाड़ी की प्रोग्रेस को क्या एक दिन एनालाइज करके उसको पूरे साल का प्लान बता देता है? तुम्हारे ये कमी है, ये लो पूरे साल का रूटीन, अब मेरे से बात मत करना। और खिलाड़ी पूरे साल फॉलो कर रहा है? नहीं, वो रोज रोज अगर उन्हें बड़े लेवल पर जाना है वो रोज रोज देखता है, अभी ये कमी लग रही है, ये करो, इस चीज़ को सुधारो, फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारो, स्ट्रेंथ को सुधारो, ठीक है, एंडोरेंस को सुधारो, अपने रेस्ट को बेटर करो, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। तो वो रोज रोज उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सलाह दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो मॉक टेस्ट है उसको जब आप एनालाइज करोगे, क्या हर एक मॉक टेस्ट को बढ़िया से एनालाइज करना बनता है कि नहीं बनता है? जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, एक बार वीडियो देख के आपके दिमाग में छप जाती है क्या? नहीं छपती है। आप भी मेरी तरह आम इंसान ही होंगे, है ना? तो दोबारा उस वीडियो को देख लो, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको फिर से कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी जो पहली बार में नहीं आई होंगी। उसी वीडियो को, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स को बोल रहा हूँ कि कैसे मॉक्स को एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि वो पॉइंट आपके दिमाग में रहे, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कर पाए। यही सीढ़ी है मार्क्स को बढ़ाने की, इसके अलावा और कोई सीढ़ी नहीं है, इसके अलावा और कोई सीढ़ी नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज दी ओनली वे। इसके लिए ये काम आप करना चाह रहे हो तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं चाह रहे तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है भाई। मसल्स बनानी है, प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। सर मैं प्रोटीन नहीं खाना चाह रहा, तो नहीं बनेगी मसल्स, प्रोटीन से बनती हैं। एक्सरसाइज और रेस्ट के अलावा जो डाइट है उसमें प्रोटीन से बनती है। आप बोलोगे मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो कैल्शियम से बनाऊंगा। सॉरी ब्रो, नहीं बनती कैल्शियम से। तो दिस इज दी ओनली वे। क्लियर है? नेक्स्ट, अरिथमेटिक कमजोर है भाई। एडवांस मैथ, यहाँ पर भी एक काफ़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये इन बातों को है ना, कई बंदे स्किप कर देते हैं कि स्टार्टिंग में सर ये बातें करते हैं, मैं स्किप करके कंटेंट पर आऊँ। मेरे गुरु ये बातें ज़रूरी हैं ताकि हम उस 200 घंटे के कोर्स को, 150 घंटे के कोर्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। उसके लिए ये 10 घंटे की बातें, 15 घंटे की बातें जो भी होंगी सारी अपने कोर्स में, वो ज़रूरी हैं। प्लीज़ इनको सुना करो, ठीक है। अरिथमेटिक कमज़ोर है। एडवांस मैथ आप जो कर रहे हो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, कंप्लीटनेस फील हो रही है, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा अरिथमेटिक के अंदर करवा दूंगा। और बोलो, उससे कहीं ज़्यादा अरिथमेटिक के अंदर करवा दूंगा। कैसे? क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना पसंद करता हूँ, प्रैक्टिकल विजन रखता हूँ। तो एडवांस मैथ से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकली हम अरिथमेटिक को देख सकते हैं कि नहीं देखते। तो मेरी स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा लागू होगी। इसका मतलब ये नहीं है एडवांस कमज़ोर है, नहीं। ये जैसा है इसको जितना प्रैक्टिकली देखा जा सकता है उस तरीके से मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इसको इसके बेस्ट फॉर्म में रखते हैं, उसको उसके बेस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। एक बार वहाँ पर पहुँचने तो दो मेरे भाई। और एक और बात मैं आगे कहना चाहूँगा कि आपने एडवांस मैथ कर लिया, इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप 100% क्वेश्चन कर लोगे एडवांस मैथ के। सर डरा क्यों रहे हो, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, 100% क्वेश्चन कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एक रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर हमें नंबर्स के अंदर पैटर्न ढूंढना होता है। एनालॉजी नाम है या जो भी है, नंबर सीरीज नाम है या एनालॉजी, क्वेश्चन मार्क होता है, वो बताना होता है यहाँ पर क्या आएगा। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है या नहीं कि आपको स्ट्राइक ना हो, या कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एक आधा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं कि आपको टाइम के अंदर स्ट्राइक ना हो। मान लो स्ट्राइक तो हो ही जाएगा, एग्जाम में टाइम कम है, हो सकता है कि टाइम के अंदर स्ट्राइक ना हो, स्ट्रेस के अंदर स्ट्राइक ना हो। इसी तरीके से हमने 100% कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, मेरी प्लेन ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है स्ट्राइक ना हो मॉक टेस्ट में। तो उससे इस चीज़ पर डाउट नहीं करना कि मेरा अलजेब्रा वीक है ना, ये करना कि मेरा अलजेब्रा तो स्ट्रॉन्ग है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ। या फिर मान लो क्वेश्चन ऐसा था स्ट्राइक होने वाला, ये क्यों नहीं हुआ भाई स्ट्राइक, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, उसको लिख लो नोट्स में,
उसको मार्क कर लो, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कॉन्फिडेंस को उतना ही रखना है, और फिर भी एक ये स्पेस देना है अपने मन के अंदर कि अगर प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी ऐसा आया जो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो मैं स्किप कर दूंगा। किसी चैप्टर में मैं कितना भी अच्छा हूं, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो मेरे को स्ट्राइक ना हो, और किसी चैप्टर में मैं कितना भी वीक हूं, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो मैं कर पाऊं। इजी भी हो सकते हैं हर एक टॉपिक में, कोई कैसा भी टॉपिक हो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे करते रहोगे, कभी 7वें आसमान पे होगे, कभी ज़मीन पर पटक दिए जाओगे, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगे। तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है? क्लियर है भाई? तो काम की बातें यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बातें मैंने आपके लिए की हैं। अब आगे बढ़ता हूँ भाई, चलो पेन नोटबुक निकाल लिया तो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ये लो जी, सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, इससे अगली वीडियो में भी सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे, और अगली में ख़त्म हो जाएगा सर्कल्स। देखो, इन ए सर्कल विथ सेंटर O and radius 1 centimeter, okay, an arc AB makes an angle 60 degree at O. In a circle with center O, दिमाग नहीं चल रहा आज मेरा, मैं एक बार पानी पी लूँ। आज थोड़ा सा बुखार और पता नहीं क्या मामला हो रखा है, स्टेटमेंट ही समझ में नहीं पर मैं क्या हुआ है दिमाग। चलिए जी, यार पानी भी है तो, ओह कल का था ठंडा बहुत। चलो, in a circle with center O and radius 1 centimeter, an arc AB makes an angle 60 degree at O. एक arc AB है जो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। Let R be the region bounded by the radii OA and OB. देखो, OA जो रेडियस है और OB जो रेडियस है, इनके द्वारा बाउंडेड जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया है वो है R. Let R be the region, ठीक है भाई? R इस इलाके का नाम इसने बोल दिया है जो इन रेडियाई और इस आर्क के बीच में बाउंडेड है, ये बंधा हुआ है। इफ C and D आर 2 पॉइंट्स ऑन OA एंड OB, OA और OB पर 2 पॉइंट हैं C और D, ठीक है जी। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इज हाफ ऑफ R. ट्रायंगल OCD का जो एरिया है वो R का हाफ है, यानी कि इस पूरे रीजन का जो एरिया था उससे हाफ, यानी कि आधा एरिया इधर है, आधा एरिया इधर है, ठीक है भाई? डरना नहीं है क्वेश्चन से। देन एंड सच दैट OC इज इक्वल टू OD, ये एक पॉइंट यहाँ पर भूल गया था मैं, OC इज इक्वल टू OD, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल बनी है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 होएगा, ये भी 60 होएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, है ना भाई? ठीक है, और इसने एरिया को हाफ बता दिया। देन द लेंथ ऑफ OC, तो OC की लंबाई कितनी होएगी? OC की लंबाई मैंने मान लिया मेरे भाई x, तो ये भी x, ये भी x। बताओ अब कैसे करेंगे? सिंपली इस ट्रायंगल का एरिया पूरे रीजन के एरिया से हाफ था, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है? ट्रायंगल का एरिया है √3/4 x², जो कि हाफ है, किससे हाफ है? पूरे सेक्टर के एरिया से। पूरे सेक्टर का एरिया क्या है? पूरा सेक्टर जो है वो 60 डिग्री एंगल से बना है, पूरा एंगल होता है 360, तो 60 में से सिर्फ 360 में से 60 डिग्री यानी कि 1/6। मैं डायरेक्टली 1/6 लिखता, कई लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? कई स्टूडेंट को हो सकता है उनके समझ में आए। 60/160, और पूरा एरिया क्या है? πr²। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में फिर हम ऑप्शन में क्या देखते हैं कि पाई है कि नहीं। अगर पाई है तो पाई को एज इट इज़ पाई रखूंगा, नहीं तो 22/7 रखूंगा, ठीक है? ऐसे देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप 22/7 रख के उत्तर निकाल लोगे, फिर दोबारा से क्वेश्चन को करोगे, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शन में पाई रहता है, कई बार नहीं रहता है, ठीक। 60/360 πr², तो इस पूरे का रेडियस क्या था? 1 ही बताया था ना, 1। दैट्स इट, खत्म। कैट का क्वेश्चन 2018 कैट का करें अब इसको। x² इज इक्वल टू पाई रहा, ये नीचे आ जाएगा π/3√3,
x की वैल्यू आ जाएगी π/3√3 की पावर हाफ। ठीक है भाई, क्लियर है। अभी मैं बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ आज, तो आप वीडियो की स्पीड अपने अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली करेंगे ही ना। मैं आराम से इसमें आपको पढ़ा दूंगा। ये नेक्स्ट इस SW, आप इसे खुद करेंगे। पूछा क्या है, सेगमेंट का एरिया पूछा है, हिंट दे रहा हूँ। In the figure given below, D is the diameter of each circle. What is the diameter of the shaded circle? हर एक सर्कल का जो डायमीटर है वो D है। इस शेडेड सर्कल का डायमीटर क्या होगा? ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर ऐसी सिचुएशन हो और हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो आपने इन क्वेश्चंस के लिए रिजल्ट नहीं रटने हैं। रिजल्ट रटोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे। अगर बार बार आप उनको रिवाइज करोगे तो फिर कई इतने रिजल्ट इकट्ठे हो जाएंगे कि बर्डन हो जाएगा। कहाँ पर क्या यूज़ करना समझ में नहीं आएगा। इसको 2 सेकंड लगेंगे इसको निकालने। अच्छे से अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो, और कोई भी नई सिचुएशन आएगी तो अपनी उस समझ को यूज़ भी कर पाएंगे। तो हमें रटने नहीं है। ठीक, चलिए जी देखते हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो, D इज द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शेडेड सर्कल? शेडेड सर्कल का डायमीटर क्या है? यहाँ पर मैं इनको ऐसे मिलाऊंगा। 4 सर्कल हैं तो स्क्वायर बनेगा। 3 सर्कल होते तो क्या बनता? ट्रायंगल बनती, इक्विलेटरल। ठीक है, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर के बराबर हो जाएगी ये साइड। और बड़े सर्कल का डायमीटर क्या बता रखा है? D बता रखा है। तो ये सारा क्या होगा? ये सारा होएगा D। ठीक है जी, मुझे इसका डायमीटर चाहिए, बताओ कैसे बताऊंगा? मैं चाह रहा हूं कि आप सोचो ABCP, क्योंकि D यहाँ पर यूज हो गया ना। बताओ, इसका डायमीटर चाहिए मुझे। A से लेकर C तक का गैप पता है? हाँ जी सर, A से लेकर C तक का गैप पता है। AC जो है एक स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर की साइड अगर D है, AC जो है दैट विल बी √2D या D√2। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये है सर D/2। इस सर्कल का रेडियस है D/2। अगर इस सर्कल का डायमीटर D है तो D/2। और ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी D/2। तो पूरे √2D में से D/2 प्लस D/2 अगर मैं D घटा दूँ तो इसका डायमीटर आ जाएगा। यानी कि पूरे √2D में से अगर मैं D घटा दूँ तो इस बीच वाले का डायमीटर आ जाएगा। अगर इसका रेडियस पूछा होता तो 2 से भाग कर देता। तो D कॉमन आ गया √2 - 1। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अपना नाम लगाना तो मैं भूल ही गया। अब नीचे देख देख के डरते रहोगे। आई कैट का क्वेश्चन है, हम तो चूहे हैं, हम तो इस क्वेश्चन से डरेंगे। ठीक है, करो बिना उसके। फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD ऑफ एरिया 768 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है दैट इज 768 स्क्वायर सेंटीमीटर ABCD। ए सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर AB। डायमीटर AB को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है काट लिया गया। अब ये सेमी सर्कल है, हो सकता है मतलब ऐसे बने, ऐसे बने, हमें पता नहीं है ना कि ये कितनी है, ये कितनी है, या उसको टच करे हैं, हमें पता नहीं है। या हो सकता है ये वाली साइड छोटी हुई बाहर जाए। तो देखेंगे भाई कैसे बनेगा। फिलहाल तो बस बना लेते हैं, ये फिक्स नहीं मैं कर रहा, फिलहाल तो बस बना लेते हैं। तो AB को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल खींचा है। ठीक है जी, तो ये इसका सेंटर हो गया, मान लो O। एरिया 72 पाई। इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो 72 पाई है। तो इसका एरिया होएगा हाफ पाई R² दैट इज इक्वल टू 72 पाई। तो अब देखो, पाई से पाई गया, R² इज इक्वल टू, अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 144, तो R इज इक्वल टू 12। तो हमें रेडियस पता चल गया, 12 है, 12 है। पूरी साइड कितनी है? पूरी साइड 24 है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना था? रेक्टेंगल का एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ 768। यानी कि अगर एरिया उतना है, इसको अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो डिवाइड कर देते हैं, 24 × 72, 24 × 48, तो ये 32 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका जो रेडियस है वो 12 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 है।
और ये जो पूरी लंबाई है ये 32 है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल बनना था ये अंदर ही बनना था, ये ना उसको टच करके बनेगा ना उसको क्रॉस करके बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मान लो ये लंबाई AD ये 12 से छोटी होती तो उसको क्रॉस भी तो कर देता है ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, तो लेफ्ट ओवर पोर्शन का पेरीमीटर क्या बनेगा, वो इसकी बात कर रहा है, इसकी, ये जो पेरीमीटर है जिसके साथ साथ मैं कर रहा, इन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगल थी उससे ये काट लिया। मान लो एक ब्रेड थी, आपने ऐसे खा लिया उस ब्रेड को, ऐसा हिस्सा बच गया ब्रेड का, तो इसका जो पेरीमीटर है वो उसने पूछा। तो अभी बता देंगे ये 32 है, तो ये 32 है, ये 24 है, तो ये 24 है, तो 32 + 24 + 32, और ये इसकी लंबाई कितनी है भैया, ये सेमी सर्कल है तो 2πr नहीं होगा, खाली πr इसका जो सर्कमफ्रेंस होएगा, तो पाई इंटू r यानी कि 12 पाई, तो 32 + 32 64 तो हो जाएगा 64 + 24 88 + 12 पाई, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। Three horses are tied outside at the corners of a triangular barn. barn यानी कि एक खलिहान है, आउटसाइड बांध दिए, एक खलिहान है, मान लो ऐसे दीवारें बनी हुई हैं। ठीक है, घोड़े को यहाँ पर बांध दोगे, यहाँ पर दीवार बनी हुई है, बाड़ लगी हुई है, तो घोड़ा बेचारा आपने ऐसे बांध दिया तो ऐसे चक्कर काटता रहेगा, अंदर तो घुस नहीं पाएगा। यहाँ पर घोड़ा बांध दिया तो ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 3 horses are tied outside at the corners of a triangular barn with side length 33, 56, 33, 56 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आपको ध्यान हो तो भी बना लेते हैं, क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर रहा हो, और मोस्ट प्रोबेबली कर ही रहा होगा। ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, तो ये बाहर की तरफ घोड़ों को बांधा गया है। मान लो यहां से घोड़े को बांध दिया ऐसे, तो घोड़ा जो है वो ऐसे घूम पाएगा, ऐसे ऐसे इस इलाके में घोड़ा घूम पाएगा। यहां पर जिस घोड़े को बांध दिया वो इस इलाके में घोड़ा घूम पाएगा, यहां पर घोड़े को बांध दिया तो इस इलाके में घोड़ा घूम पाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया द हॉर्सेस कैन ग्रेज आउटसाइड इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर। अगर रोप की लंबाई 14 मीटर है तो एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर 14 तक ये जाएगा, यहाँ से लेकर 14 तक ये जाएगा, ऐसे। ये ना हो कि भैया 14 और 14 28 से ओवरलैप हो रहे हो, अदरवाइज ये ओवरलैप होते नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने एग्जाम में नहीं आता, ये भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ से 14, यहाँ से 14, यहाँ से 14, यहाँ से 14, कई बार ये बस आपस में मिल रहे होते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप्स इज 14 मीटर, तो बताओ कितना एरिया वो ग्रेज कर सकते हैं। तो आपने इन सारे सर्कल्स का एरिया बताना है। ये क्या है, ये 3 सेक्टर हैं, ये भी सेक्टर है। हालांकि इनका ये जो एंगल है, जिस पोर्शन का हमने एरिया निकालना है वो 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन है तो ये 3 सेक्टर। तो अगर 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है तो सबसे पहला रूल क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि भैया सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं, यहाँ पर तो हमें पता है, यहाँ और यहाँ का हमें पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का तो आपको पता है ना, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता। अंदर के सारे एंगल्स का सम पता है, ये और ये अंदर के सारे एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। ABC पर यहाँ पर टोटल कितना एंगल बनता है, 360 का, यहाँ पर टोटल 360 का, यहाँ पर टोटल 360 का, तो टोटल 360 इंटू 3 इतना एंगल बनता है। उसमें से 180 डिग्री को घटा दो, उसमें से 180 डिग्री के पोर्शन को घटा दो, जितना भी पोर्शन बचता है वो सारा चल रहे हैं ये घोड़े, तो इतने डिग्री का एंगल है। तो इसको देखें, देखो ये 360 अगर 3 बार आया है तो 180 कितनी बार आया है, 6 बार। 180 इसका आधा होता है, 180 6 बार माइनस 180 1 बार, तो 180 5 बार, तो 180 5 बार यानी कि 18 5 90, 900 डिग्री। तो 900 डिग्री का सेक्टर 360 डिग्री से भी ज़्यादा, ये मत बोलना वो बनेगा कैसे, हमने कुल मिलाकर 900 डिग्री का एरिया निकालना है। तो 900 डिग्री जब आप 60 डिग्री का एरिया निकालते हो तो आप ऐसे ही निकालते हो, तो 900 डिग्री का भी ऐसे ही निकालेंगे।
वो एक सर्कल से ज़्यादा का बनेगा, कोई नहीं, ये जितने गुना है उतने गुना बन जाएगा। गुना में पाई है, नहीं है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना, और यहाँ पर तो मुझे पाई आर स्क्वायर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर रेडियस 7 है तो एरिया होता है भाई साहब 154, यहाँ पर रेडियस है 14, 7 का 2 गुना, तो एरिया 154 का 4 गुना। खत्म बात, सोल्व कर दो। 18 दूनी 36, 18 पाँचे 90, 2 से जाएगा ये 2 पर, 2 दूनी 4, 1540, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कई चीज़ों के, कई चीज़ें जो कम फ्रीक्वेंट आ रही हैं, मान लो ये एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवा दिया कि जिससे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। कॉम्पैक्ट वे में भी कर रहे हैं, जो कम आ रहे हैं उनको छू दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से छू रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं उनकी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ जैसे करवाना चाहिए। ठीक, बताओ। ए हॉर्स इज टाइड टू एन आउटसाइड कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार्न। अब इस घोड़े के ऊपर मान लो कोई ईजी सा क्वेश्चन आया कि भैया एक स्क्वायर के अंदर घोड़े को बांध दिया है ऐसे, तो वो तो आप कर ही लोगे ना। अब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है तो सर्कल के 1/4 ऐसे, तो इसलिए 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया ऐसे करवा दूंगा। इस कंसेप्ट के ऊपर कभी कभी आता है। ए हॉर्स इज टाइड टू एन आउटसाइड कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार्न विद डायमेंशन 14 एंड 7। तो ये 14 है, ये 7 है, इसके किसी कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर घोड़े को बांध दिया गया। What is the maximum area horse can graze outside if the length of the rope is 17.5? अगर रोप की लंबाई 17.5, अगर रोप की लंबाई 17.5 है तो यहाँ से देखो, रोप तो इससे लंबी निकली, तो कितनी लंबी निकली यहाँ तक। मान लो दिस इज 3.5, 17.5 है, दिस इज 3.5, यहाँ पर 7 है, तो 17 माइनस 7 10.5। तो ये एरिया, अगर मैं ये सर्कल नहीं बना पा रहा मैं अच्छे से, ये लो, ये जो एरिया है इतना, जैसा भी गंदा सा बना है, ये जो एरिया है इतना एरिया घोड़ा चलेगा, और उसके बाद घोड़ा जो है यहाँ से आगे भी जाएगा, यहाँ से आगे भी जाएगा ऐसे, उसके पास इतनी सी रस्सी बचेगी तो इसमें जाएगा 90 डिग्री, है ना, और उसके बाद यहाँ से भी घोड़ा आगे जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात। तो हमें क्या करना है, हमें 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है। एक तो ये वाला सेक्टर जिसमें 270 डिग्री है क्योंकि अंदर 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। एक ये वाला 90 डिग्री वाला, एक ये वाला 90 डिग्री वाला, अलग अलग रेडियस हैं सबके। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 17.5। ठीक है मेरे भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन बचाई जा सकती है, क्यों, क्योंकि उसने 7 के मल्टीपल दे रखे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ में आए। देखो, सबसे पहले मैं इस बड़े वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ। 270 डिग्री 360 डिग्री के कंपैरिजन में 270 क्या है, 3/4, 1/4 एंगल अंदर रह गया, बाहर 3/4 एंगल है, तो 3/4 पूरे सर्कल के कंपैरिजन में एरिया 3/4 होएगा। यहाँ पर इसका ये जो रेडियस है ये कितना है, ये है 35/2, तो 7 का कितने गुना है, 7 का 5/2 गुना है। अगर रेडियस 7 होता तो एरिया होता 154, लेकिन ये 7 का 5/2 गुना है, तो 25/4, 5/2 का एरिया 154 के कंपैरिजन में 25/4 गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, वहाँ पर पाई नहीं दिया है ना। ठीक ठीक है, तो पहले वाले रीजन का निकाल लिया, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट, अब मैं इसका लिख देता हूँ। तो ये कितना है भैया, ये है 21/2, 7 का कितने गुना है, 7 का 3/2 गुना है, 90 डिग्री एंगल है, तो 1/4 एंगल लिया है। पूरा सर्कल होता तो 154 होता, उसका 1/4। अगर रेडियस 7 होता तो 154 होता, लेकिन यहाँ पर तो 7 का 3/2 गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुना। पूरा सर्कल होता तो एरिया होता 154 × 9/4, लेकिन सर्कल तो 1/4 है भैया, तो 1/4 प्लस, अब मैं इसका लिख दूंगा, ये 90 डिग्री है तो भैया 1/4 है। टोटल जितना भी एरिया निकलेगा उसका टोटल एरिया कितना है भैया, रेडियस 7 होता तो 154 होता,
लेकिन यहाँ पर रेडियस है 7 का हाफ, तो एरिया हो जाएगा 1/4। तो बताओ इनमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ। देखो 154 को तो सबसे पहले उठा लो, है ना, 154 तो मैंने सबसे पहले उठा लिया। उसके बाद नीचे 3/4, 1/4, 1/4 आ रहा है। यहाँ पर भी 4 आया, देखो 2 4 आ रहे हैं सब में, तो ठीक है 2 4 के भी मैंने उठा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 25, यहाँ पर क्या बचा 1/4, ये 4 उठा लिया, 154, 9 बच गया, है ना। 125 और 2 4 के अलावा जो भी है 25 थी, 75, यहाँ पर 75 बचेगा। तो मेरे ख्याल कई बंदे ये गलती करेंगे, है ना, इस 3 को मिस कर देंगे मेरे जैसे बंदे। तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 85 गुणा में 85, दिस इज योर आंसर। ठीक है मेरे भाई, करते हैं अब इस काम को, 16 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, मजबूर हैं हम, क्या करें। उसको 2 दे दूँ, 77 छोड़ो यार, 2 दूनी 4, 77 करते हैं अब। तो 77 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं इसको 7 से कर देता हूँ, 7 5, अदरवाइज तो मैं इसको 2 दे सकता था, बट चलो ठीक है अब कर ही रहे हैं, 1-2 सेकंड से। क्या 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 इतना। अब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये होएगा ओके। 8 8 64, 800 समथिंग होएगा, 2 हैं, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 64 1/8, 818 1/8, यानी कि ये 12.5 होता है ना 1/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट, तो 12.5 से 2 पॉइंट इधर सरकाओगे 1.125। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखो भाई, लेट ए बी इज इक्वल टू 4, मान लिया कि ए बी जो है वो 4 है, एंड बी डी इज इक्वल टू 4√3, और बी डी जो है वो 4√3 है। देन द एरिया बाउंडेड बाई 3 सेमी सर्कल्स, तो 3 सेमी सर्कल्स द्वारा जो एरिया बाउंडेड है, 3 सेमी सर्कल्स द्वारा, तो कौन कौन से 3 सेमी सर्कल हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कौन सा एरिया बाउंड किया है जो मैंने फिगर बनाई है, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा। पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला घटा दूंगा और ये वाला घटा दूंगा, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया घटाऊंगा, है ना, तो ये निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके रेडियस चाहिए, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कुछ हिंट मिल रहा है, ये 4 है तो ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, लाइन बीच में आ रही है, तो इतना तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है ना, ये टेंजेंट है ना दोनों सर्कल्स के, ऐसे बीच में खड़ा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये बताया नहीं है क्या टेंजेंट है, हाँ बताया है, टेंजेंट बी डी ना, उसको बताना पड़ेगा टेंजेंट बी डी। ठीक, 90 डिग्री खड़ा है, दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। ये 90 डिग्री क्यों है बताता हूँ, देखो यहाँ पर सेंटर है, अगर मैं इस सर्कल को पूरा बना दूँ तो सेंटर से लाइन गई हुई है और ये टेंजेंट है ऐसे, तो टेंजेंट से 90 डिग्री बनता है, सेम यहाँ पर सिचुएशन है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट। अब ये डायमीटर है, डायमीटर जो है सेमी सर्कल के अंदर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये तो वही सिचुएशन हो गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाना, अब मजा आ गया, है ना, वही सिचुएशन है। देखो यहाँ पर आप 4 और 4√3 से कुछ पता कर पा रहे हो, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। कभी भी 2 लाइंस का रेशियो 1:2 मिले 90 डिग्री वाले में, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, 1:√3 मिले बजनी चाहिए, 2:√3 मिले बजनी चाहिए। ये 2:√3 रटेंगे कैसे, देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, यहीं से बना, साइन 45 डिग्री 1/√2। जब भी 1/√2 रेशियो हो घंटी बजनी चाहिए 1/√2, 90 डिग्री वाली ट्रायंगल में देखो। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। ठीक है, 1:√3, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आप याद रखते हो ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आप याद रखते हो, अगर वो वाले रेशियो आपको मिल जाएं, अच्छा ये मतलब कि 4 कटेगा तो 1:√3 है,
तो यानी कि जो भी आपने एंगल रटे हैं, आपने कौन से एंगल रटे हैं, 30, 45, 60, 90, यही है 90 डिग्री तक। उनमें से एक एंगल वो बन जाएगा ना। टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि 30, 60, 90 की ट्रायंगल है। ठीक है जी, 1:√3 रेशियो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यानी कि वो तो 60 के सामने है और ये 30 के सामने है। 30 के सामने जो भी साइड की लंबाई है 60 के सामने उसकी √3 गुना, ये 30 है तो ये 60 है, अब ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 है। ठीक है भाई, अब अगर 30 के सामने 4√3 है तो 60 के सामने क्या होगा, इसका √3 टाइम्स, यानी कि ये 12 हो जाएगा, इसका √3 गुना, यानी कि इसका रेडियस 6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और पूरी लंबाई कितनी है, 12 और 4 16, तो सबसे बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन में पाई है, अब उसको मत भूल जाइएगा, ये सेमी सर्कल हैं। ये एक काफ़ी कॉमन रिपीटेड मिस्टेक है कि आप सेमी सर्कल ना लेकर पूरा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से हाफ पाई, बड़े वाले का रेडियस है 8, 64 माइनस, ठीक है, हाफ पाई इसका एरिया, इसका रेडियस है 2, 2 स्क्वायर, प्लस हाफ पाई इसका एरिया घटेगा, इसका रेडियस है 6 × 36। ठीक, तो हाफ और पाई तो मैंने ले लिया भाई कॉमन, तो यहाँ पर हो गया 64 माइनस हाफ और पाई कॉमन लेने पर 36 और 4 कितना हो गया, 40, तो ये हो गया 24, तो हो गया 12 पाई। अगर पूरे सर्कल का लोगे तो 24 पाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में होएगा। मेरे जैसा एग्जामिनर होएगा तो डेफिनेटली देगा। नेक्स्ट, ABCD passes through the centers of 3 circles as shown in the figure AB is equal to 2, जो AB की लंबाई 2 है। ABCD passes through the centers of 3 circle, तीनों सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, यानी कि सिमेट्रिकल फिगर है। ABCD ऐसे भी पास हो सकती थी, तो इस लाइन के उधर छोटा पोर्शन है, इधर बड़ा पोर्शन है, लेकिन जब तीनों के सेंटर से पास हो रही है, जहां पर भी इनके सेंटर हों, जब किसी भी सर्कल के सेंटर से लाइन पास हो रही है तो इधर जो है उधर भी वही है, तो ऐसे सेंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर यूज नहीं होगी, होनी चाहिए, कई क्वेश्चंस में यूज होती है। नेक्स्ट, तो ए बी इज इक्वल टू 2, ए से लेकर बी तक 2 है, तो अगर ये सेंटर है तो ये 1 है, ये 1 है। ठीक है जी, सी डी इज इक्वल टू 1, सी से लेकर डी तक क्या है, 1 है। ओके मेरे भाई, इफ़ द एरिया ऑफ द मिडल सर्कल, ये बीच वाला जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो बाकी दो सर्कल के एरिया की एवरेज है, यानी कि बाकी दो सर्कल के एरिया को अगर मैं ऐड करूं, बाकी दो सर्कल के एरिया को ऐड करूं और उसको 2 से डिवाइड करूं तो बीच वाले का एरिया आएगा। या फिर छोटा सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया को ऐड करूं तो बीच वाले सर्कल के एरिया से डबल आएगा उनका एरिया। समझ गए मेरी बात? वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए सारे सर्कल का, तो मुझे बी से लेकर सी की लंबाई माननी पड़ेगी। अब मैं बी से लेकर सी की लंबाई को मैं ए मान सकता हूँ, बट मैं ए नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर बन रही है, ये इनके डायमीटर के ऊपर आ रही है, तो मैं 2a मानूंगा ताकि हाफ करने पर a रह जाए, a/2 ना बने। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं। तो सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? इसका रेडियस है भाई 1। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है? देखो पूरा डायमीटर कितना है, 2a + 2, तो 2a + 2/2 यानी कि a + 1। अब सबसे बड़े वाले का रेडियस क्या है? सबसे बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, 2 + 1 3, 3 + 2a/2 यानी कि 3/2 + a। अब हम अपना काम करते हैं जो एग्जामिनर ने बोला है। देखो सबसे छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई तो सब में होएगा, πr², πr², πr² इक्वेट करेंगे तो पाई तो हर जगह से कट जाएगा, तो पाई को तो नहीं लिखते हैं। तो पाई के अलावा बचता क्या है? r², तो इसके रेडियस का स्क्वायर, छोटे वाले का 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस बड़े वाले के रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9/4 प्लस a² प्लस क्या होएगा, 2a भी करेंगे तो 3a इज इक्वल टू डबल होना चाहिए इसके रेडियस के स्क्वायर से, इसके एरिया से। पाई कट चुका है तो डबल ऑफ a² प्लस 2a + 1। ठीक है,
इज इक्वल टू 2a² प्लस 4a प्लस 2। ये लो ऐसे लिख लेते हैं। अब करते हैं भाई। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर a² है तो मैं सबको उधर लेकर जा रहा हूँ। a² को उधर लेकर जाऊँगा तो a², ठीक है। यहाँ पर 4a है, a को उधर लेकर जाऊँगा 3a को तो बच जाएगा a, उधर 2 है। इधर देखो मैं इस 9/4 को ऐसे देख पा रहा हूँ, ठीक है। उधर 2 है, इस 2 से ये 2 कट गया तो 1 और 1/4 बच गया, वो उधर जाएगा, यानी कि -5/4। इट इम्प्लाइज दैट 4a² प्लस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना इररिलेवेंट है, ठीक है। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो होएगा जी 4 × 5 माइनस का 20 और उनका सम होएगा मेरे भाई -4, ठीक है। तो कैसे करूं 20 को, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, सम -4 चाहिए। तो ऐसे तो नहीं, अरे यार पहले ध्यान नहीं दिया। इसके जो आंसर हैं वो तो रूट में है, ऐसे आपने ध्यान देना, आंसर रूट में है, इसका मतलब आप ऐसे नंबर खोज नहीं पाओगे, इरेशनल रूट हैं। तो पहले ही हम वो चीज़ लगा देंगे। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद होना चाहिए, तो अभी लगा देता हूँ -b। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, -b प्लस माइनस, अगर मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक चीज़ की लंबाई। लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, मैं बाद में काटूँ, इससे पहले ही समझदार बन जाऊँ। मैं पहले ही सिर्फ प्लस लिख लेता हूँ, लंबाई निकाल रहा हूँ, दोनों नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो -b प्लस अंडर रूट, इस चीज़ को मैं हमेशा अलग से सोल्व करना पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखकर आपको दोबारा इतनी बड़ी चीज़ लिखने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो अलग से मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पर लिख के करूँगा कि अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस 4ac यानी कि 80, अंडर रूट 96। तो ये 16 छिक्के 96 होता है। तो फिर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इसकी वजह से 16 है ना, तो 4√6, ऐसे अलग से सोल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 8। तो अब देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये जो वैल्यू आएगी ये a की वैल्यू आएगी, मुझे निकालना है 2a। कभी भी ऐसे मानोगे 2a तो भूला मत करो कि क्या मानना था मैंने, मुझे BC की लंबाई निकालनी है 2a की, तो 2 से 2 कट जाएगा, √6 - 1। क्या ये लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी था। क्या इसके कंसेप्ट में कुछ खास दम था, कंसेप्ट में तो इतना खास दम मुझे लगा नहीं। सिंपली दो सर्कल के एरिया का सम एक तीसरे के एरिया के डबल से इक्वेट करना था, हाँ बस उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन करनी थी। क्या ये टाइम लेगा एग्जाम में, लेगा, सबका टाइम लेगा जो भी इसको करेगा, ठीक है। एक ही वे है टाइम ना लेने का, क्या ऑप्शन याद कर लो, मार दो, ठीक है, क्लियर है। तो इन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा। भाई कोई क्वेश्चन टाइम लेने वाला है तो लेगा, वो इसीलिए तो 1 घंटा दिया है। वहाँ पर क्या मेहंदी लगा के आओगे हाथों पे उस 1 घंटे में, वो इसीलिए दिया है कि जो टाइम ले रहा है उसको कर लो, जो नहीं ले रहा उसको जल्दी कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन करवाने से पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1। इन्होंने एक स्क्वायर लिया, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसके एरिया को बोल दिया A। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी स्क्वायर के अंदर सम ऑफ एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल्स, तो आप ऐसे मान लो इसी को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और इसके अंदर 4 सर्कल बना दिए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लार्जेस्ट। इन सब के एरिया के सम को इन्होंने बोल दिया B, सर्कल्स के एरिया के सम को। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम स्क्वायर लिया, उसके अंदर इन्होंने ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया। 9 बना रहे हैं ना, 9 कैसे बनेगा, 3 3 9, तो इसके अंदर 9 सर्कल बना दिए एक दूसरे को टच करते हुए, लार्जेस्ट पॉसिबल बराबर साइज के। इनके एरिया के सम को बोल दिया, सर्कल्स के एरिया के सम को C। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम स्क्वायर लिया उसी साइज का और इन्होंने सोलह स्क्वायर बना दिए। ये मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर मैं समझ गया कि नो ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे एरिया बराबर होंगे, ए बी सी डी बराबर क्यों होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लो मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर क्या है? इस बाल्टी के अंदर मिल्क है। ध्यान से बात को सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इस बाल्टी के अंदर मिल्क है। कोई मेरे सामने एक बाल्टी भरकर लेकर आया, मैं बाल्टी उठा के आधा दूध पी गया, ठीक है। मैं कितना दूध पी गया? एग्जैक्टली आधा, ठीक है। तो कितना दूध खर्च हो गया? हाफ। फिर एक बंदे ने क्या किया, उस उतने ही दूध को, उसी बाल्टी को एक दूसरा बंदा अगले दिन 4 हिस्सों में कर लाया। 4 बड़े बड़े बर्तन ले आया, मैं चारों बर्तन में से आधा आधा दूध पी गया। इसका भी आधा पी गया, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल दूध कितना खर्च हुआ? आधा। पहले मैंने डायरेक्टली आधा पी लिया था, उसके बाद उसने दूध को बांट दिया। भले ही वो इक्वल ना बांटे, कैसे भी बांट ले, जब मैं हर एक बर्तन से आधा पी रहा हूं तो आधा ही बचेगा। जहां जहां पर भी दूध था मैं उसमें से आधा पी गया या उसमें से आधा बच गया। एक और बंदे ने क्या किया, उसके पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम था बेचारे के पास, उसने उसी दूध को 9 बर्तनों में रखा। तो थोड़े से छोटे बर्तन हो जाएंगे क्योंकि भैया सेम दूध है, हालांकि यहाँ से बड़े हो गए। मैं फिर आधा दूध पी गया, हर एक बर्तन में से आधा दूध पी गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम दूध को कितने ही छोटे छोटे बर्तनों में बांट दो, जैसे पैक बना दो इनके, अगर मैं हर एक में से आधा पी रहा हूँ, हर एक में से आधा पी रहा हूँ, आधा खर्च हो जाएगा, आधा बच जाएगा। सेम काम यहां पर हो रहा है। सर कैसे? देखो मेरे पास एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर क्या है? सिमेट्रिकल फिगर है। हाँ जी, सिमेट्रिकल फिगर है, चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर। इसके अंदर मैंने एक सर्कल डाल दिया, ठीक है। सर्कल भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर के कंपैरिजन में एक दूसरा स्क्वायर बना दूं छोटा, यहां पर एक सर्कल डाल दूं, मान लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लिएगा, मान लो स्क्वायर, ये सर्कल जो है ये इस पूरे स्क्वायर का X% एरिया घेरता है। परसेंटेज में बात हो रही है। ये वाला सर्कल इस स्क्वायर का X% एरिया घेरता है, तो ये वाला सर्कल इस स्क्वायर का कितना एरिया घेरेगा? ये भी X% घेरेगा। किसी भी स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दोगे बड़े से बड़ा, तो उनके एरिया का रेशियो तो सेम होएगा, है। इसी फिगर को मैं जूम करके बड़ा बना दूं, छोटा कर दूं, एरिया का रेशियो तो सेम ही होएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे जूम कर दूं, जूम हो सकती है? पता नहीं। छोड़ो, काम पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि स्क्वायर आप छोटा सा बना लो ऐसे, उसके अंदर सर्कल एग्जैक्टली फिटिंग बना लो, तो एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल जितना एरिया घेरता है उतना ही यहां पर घेरेगा परसेंटेज में, उतने ही परसेंट यहां पर घेरेगा, उतने ही परसेंट यहां पर घेरेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल फिट कर रहे हो या स्क्वायर के बाहर सर्कल फिट कर रहे हो तो उनके एरिया का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल फिगर हैं। ये और ये सिमिलर हो गई, ये वाली फिगर और ये वाली सिमिलर फिगर है, तो रेशियो सेम रहेगा कि इसने कितना एरिया घेर रखा है। तो अब यहां पर कर क्या रखा हमारे क्वेश्चन के अंदर, इस सर्कल ने यहां पर X% एरिया घेर लिया। आप बोलोगे जी हाँ, जैसे मैंने अलग अलग गिलासों में दूध मिल गया तो मैं हर एक में आधा पी गया था, मैं हर एक में 50% पी गया था, जहां पर भी दूध अवेलेबल था मैं 50% पी गया। यहां पर एरिया अवेलेबल था पूरा, उसमें से X% घेर लिया। यहां पर 1/4 एरिया अवेलेबल था, इसमें से भी X% घेर लिया, इसमें से भी X% घेर लिया, इसमें से भी X% घेर लिया, इसमें से भी X% घेर लिया। तो ओवरऑल ये मतलब बोल देना 4X%, ठीक है। वही वाला मामला है, 10 बर्तनों में दूध डाला तो मैं 50% पी गया। मान लो 2 बर्तनों में दूध डाला, यहाँ पर मैं 50% पी गया, यहाँ पर 50%, तो बोल दोगे 100% दूध बच गया, पी लिया। जो बच गया उसका क्या, यहाँ पर मैंने 50 पिया तो 50 बच गया, यहाँ पर मैंने 50 पिया तो 50 बच गया, दूध बच तो गया।
3 बर्तनों का आधा आधा दूध पी जाऊंगा तो आप तो बोलते कि 150% पी गया, जितना था उससे ज्यादा पी गए और दूध बचा भी पड़ा है। तो जहां जहां पर एरिया अवेलेबल था मैं वहां पर x% इसने घेर लिया, तो क्या है, ओवरऑल x% एरिया ही घेरा गया, ओवरऑल x% एरिया ही घेरा गया। कितने भी टुकड़े कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप इसके अंदर कैसे भी करके स्क्वायर बनाते रहोगे, कैसे भी करके ऐसे स्क्वायर बना लो, चाहे कल को एग्जामिनर ऐसे कर दे, यहां पर ऐसे स्क्वायर बना दिए, ठीक है, यहां पर एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, इसको ऐसे बांट दिया, तो भैया जब तक स्क्वायर करके उसके अंदर आप ये डालते रहोगे, यहां पर भी x% एरिया ही घेरा जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी सारे बराबर हैं यहां पर, क्लियर है। नेक्स्ट, 2 equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet of area। एक given circular sheet है, उसमें से 2 इक्वल सर्कल काटे हैं, बड़े से बड़े जो पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे ही कटेंगे बड़े से बड़े पॉसिबल। ये इसका डायमीटर होएगा, यहां पर ये इसका सेंटर, यहां पर ये इसका सेंटर, ओके। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट, जो ये रिमेनिंग एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये कितना है, तो सिंपल है, देखो अगर इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होएगा, ये भी 1 यूनिट होएगा, ये भी 1 यूनिट होएगा। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 1, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 2, बड़े वाले सर्कल का सेंटर तो ये है 2। अगर इनके रेडियस का रेशियो 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4। तो अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया 1 है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, आप बोलोगे जी हाँ। और बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है, 4 यूनिट, तो इस पूरे बड़े का एरिया 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से 2 यूनिट एरिया तो घेर दिया, 2 यूनिट बच गया, तो बचा हुआ 1 यूनिट यहाँ है, 1 यहाँ है। हालांकि उसने पूछा नहीं आपसे, फिर भी आप बता सकते हो, क्योंकि सिमेट्री आधा ऊपर आधा नीचे बचेगा। तो 50% एरिया ये काट लिया गया है, 50% कट गया, 50% रह गया, A/2 रह गया है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, ये बताओ भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। A circle of 3 meter radius is divided into 3 areas by semicircles of radii 1 meter and 2 meter as shown in the figure। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 3 मीटर, उसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, एक मस्त से पेप्सी टाइप का लोगो लग रहा है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। 2 सेमी सर्कल उसने उठाए हैं जिनका रेडियस है 1 मीटर और 2 मीटर। इसका रेडियस है भैया 1 मीटर, ये भी 1 है, और ये जो बड़े वाला है इसका रेडियस है 2 मीटर, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पर है, 2 मीटर रेडियस है, तो 1 और 1, ठीक है। और बड़े वाला ये जो है इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका रेडियस है 3 मीटर, है ना, 3 मीटर। तो ये जो तीनों सेमी सर्कल हैं इनके रेडियस का रेशियो क्या है। अब ये बात जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये अलग अलग सर्कल्स पर भी लागू होएगी और अलग अलग सेमी सर्कल्स पर भी लागू होएगी, क्योंकि 2 सर्कल हैं वो भी सिमिलर हैं, सिमिलर ही फिगर हैं, 2 सेमी सर्कल भी सिमिलर फिगर हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कल के एरियाज को भी ऐसे आप इक्वेट कर सकते हो, कैसे अभी बताऊंगा। इनके रेडियस का रेशियो क्या है, सबसे छोटे सर्कल का, सबसे छोटे सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 1, उससे बड़े सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 2, उससे बड़े सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 3। अगर इनके रेडियस का रेशियो 1:2:3 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4:9। सबसे छोटे सेमी सर्कल का एरिया है 1 यूनिट, ठीक है। उससे बड़े सेमी सर्कल का एरिया क्या है, 4 यूनिट। तो उससे बड़ा सेमी सर्कल कौन सा है, ये वाला, देखो ये वाला, ये वाला। अगर इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया 4 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट घिर गया तो ये 3 यूनिट बच गया, पूरे का 4 है ना, 3 और 1 4, 1 यहाँ गिर गया तो 3 बच गया, ठीक है। सबसे बड़े वाले का एरिया है 9, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में पता क्या हुआ, एग्जामिनर ने CDS से क्वेश्चन उठाकर SSC में डाल दिए और एक आधे क्वेश्चन कैट से उठा लिए, हाहाकार मच गया कि नए क्वेश्चन आ गए। वो नए क्वेश्चन नहीं आए थे, उसने दूसरे एग्जाम से डाल दिए थे, इसलिए मैं CDS के भी करा रहा हूँ आपको। कुछ बदलेगा तो क्या करता है, वो दूसरे एग्जाम से उठाकर डाल देता है, तो दूसरे एग्जाम से रिलेवेंट भी मैं साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या ही करेगा, और कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो पूरे बड़े सेमी सर्कल का जो एरिया है वो 9 यूनिट है, तो 3 और 1 4, ये पूरा एरिया 9 यूनिट है, 9 में से 3 और 1 4 यूनिट तो गया, 4 तो 9 में से 4 गया, तो इस रीजन का एरिया बोल रहा हूँ, इसका 5। पूरे काले का नहीं बोल रहा था मैं इस लाइन से ऊपर ऊपर बात कर रहा था अब तक,
अब तक मैं इस लाइन से ऊपर ऊपर बात कर रहा था, सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ। इसका एरिया 1 यूनिट, इसका 3, इसका 5। अब इसका एरिया 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट ही होएगा। इस काले काले का एरिया 3 यूनिट है तो नीचे भी 3 यूनिट ही होएगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 यूनिट होएगा। अब देखो शेडेड रीजन ये था, ठीक है। दी रेशियो ऑफ 3 एरियाज ए बी सी, ये जो 3 एरिया है ए बी सी, इनका रेशियो, इसका एरिया कितना है 5 और 1 6। जो ए है उसका एरिया 6 यूनिट, बी का एरिया 3 और 3 6, सी का एरिया 5 और 1 6, तो 1:1:1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आए, करो भाई। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बताता हूं। इसने किया क्या है, इसने एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल है 90 डिग्री वाला, ठीक है। उसके अंदर इसने सेमी सर्कल बनाया, एक और सेमी सर्कल बनाया, फिर ऐसे सेमी सर्कल बनाया, ऐसे सेमी सर्कल बनाया। बोल रहा है इस एरिया को बता दो, ये शेडेड है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक तरीके से करके दिखाऊंगा, एक तरीका सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं घटा दूं क्या, ये जो एरिया है जो शेडेड नहीं है वो मैं कैसे घटा पाऊंगा। देखो मैं इस सर्कल का एरिया घटा दूंगा और इस सर्कल का एरिया घटा दूंगा। अब इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, आप बोलोगे जी हाँ। मैं ये वाला सेमी सर्कल भी घटा दूंगा, आप बोलोगे जी हाँ। और मैं ये वाला भी घटा दूंगा। जब मैंने ये वाला घटाने की बात करी तो ये वाला एरिया 2 बार घट गया, 2 बार घट गया कि नहीं घट गया। एक बार मैं इसको घटा रहा था तो भी ये घट गया, एक बार मैंने इसको घटाया तो भी ये घट गया। तो ये एरिया ज़रूरत से ज़्यादा घट गया, एक बार ज़्यादा घट गया, तो एक बार मुझे इसका एरिया जोड़ना भी पड़ेगा। अब ये है क्या, ये क्या है, ये है लीफ जो मैंने आपको बताया था। और ये बना हुआ है एक, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर इसको सेंटर मानकर ऐसे खींच दें और इसको सेंटर मानकर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नहीं बताई थी, यहाँ पर इसको सेंटर मानकर ऐसे तो लीफ बनेगा ही नहीं। इसको सेंटर मानकर ये क्वाड्रेंट खींचते हैं और इसको सेंटर मानकर ऐसे क्वाड्रेंट खींचते हैं, तो ये जो लीफ बनता है इसका एरिया है 4/7। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो मैंने इसका एरिया घटाया, इसका, इसका, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल हो गए, यानी कि 2 सर्कल। इनका एरिया घटा दूंगा, लेकिन लीफ का एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा 4/7, ये जो भी ये स्क्वायर बनेगा, जो भी ये वाली लंबाई है, ठीक है। ये सेंटर है इस सेमी सर्कल का, एक्स ए की लंबाई 7 बता रखी है, एक्स से लेकर यहाँ जेड तक 7/2 हो जाएगा, तो 4/7 ए स्क्वायर, ये जो भी ए बनेगा। कैसे होएगा बता दिया, ये करने का तरीका है। हालांकि इससे इजी एक और तरीका अवेलेबल है, लेकिन इतनी समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए कि अब तक इस क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है भाई। अब दूसरे तरीके से करें, ये कॉम्प्लेक्स तरीका बिना वजह ऐसे करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने करना क्या है, कुल मिलाकर मैंने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ इसके सेंटर से मैंने मिला दिया और इसके सेंटर से मैंने मिला दिया, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर से ऐसे मिलाऊंगा तो। क्लियर है मेरे भाई। ये एक सेमी सर्कल है, इसको मैं इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको बांट रहा हूँ। तो मुझे कुल मिलाकर ये सारा रीजन घटाना है, तो मैं इस लीफ का एरिया क्यों निकालूं, मैं ऐसे ना कर लूं, मैं इस पूरे स्क्वायर को ही घटा दूंगा। घटाना तो ये वाला भी है ना, अलग से क्यों घटाएं। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से बात को सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, मैं रीजन 1 घटाऊंगा, रीजन 2 घटाऊंगा जो कि एक क्वाड्रेंट है, रीजन 3 जो कि एक क्वाड्रेंट है, रीजन 4 जो कि सेमी सर्कल है, और रीजन 5 ये दिख नहीं रहा यहाँ पर, और रीजन 5 जो कि एक स्क्वायर है। ये सारे एरियाज में घटाऊंगा, ठीक। क्लियर है मेरे भाई। तो अब मैं क्वाड्रेंट में से, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से, और ये आया हुआ क्वेश्चन है,
बीच बीच में मैं इसलिए बोलता हूँ, कभी कभी आपको ये लगता है किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन तो आसान है, कभी कभी लगता है डिफिकल्ट है। सारे रिलेवेंट हैं, सारे आए हुए हैं, सारे करने ज़रूरी हैं, जैसे भी करवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, पूरे क्वाड्रेंट में से मैं घटा दूंगा ये सारे रीजन्स। तो यहाँ पर कितने सर्कल बने, ये एक सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल, तो एक पूरा सर्कल बन गया। एक क्वार्टर सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा, तो इनको मिलाकर एक आधा सर्कल बन गया। तो एक सर्कल पूरा और एक आधा सर्कल, यानी कि 1.5 सर्कल। 1.5 तो सर्कल का एरिया घटा दूंगा, 1.5 सर्कल प्लस एक स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा, ये आपका आंसर होएगा। तो कर दें, अब रगड़ दें मामले को, ठीक है, कर दूं अब। चलो फिर, एक्स ए की वैल्यू क्या बता रखी है, 7, ये क्या हो जाएगी 14। बड़े वाले सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या है 14, 7 का कितना गुना है 2 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा 154 का 4 गुना, लेकिन ये तो सर्कल का चौथा हिस्सा है, इंटू 1/5, ठीक है जी। माइनस, अब अंदर देखते हैं, 3/2 सर्कल्स का एरिया घटाना है, ठीक है। एक सर्कल का एरिया कितना है, एक सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ पर 7/2, भैया रेडियस तो 7/2 है सेमी सर्कल की, है ना। तो 7 का हाफ है, तो एरिया क्या हो जाएगा 154 का 1/4 टाइम्स, रेडियस हाफ है तो एरिया 1/4, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया घटाएंगे, स्क्वायर की साइड है 7/2, तो एरिया हो जाएगा 49/4। बस ये करना है मेरे भाई कैलकुलेशन में, ठीक है। 154 माइनस, अंदर क्या है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर, तो इस 2 को भेज देते हैं, ये 3 7 21 और 2 23, 231/49, 280 है क्या, हाँ 280, 70/4, 70, आंसर विल बी 84। क्लियर है, समझ में आ गया। कई चीज़ों को सीखने में टाइम लग रहा है, बट बताओ टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे करके बोलूँगा फिर मानोगे आप, तब ऐसे तब जाके जनता कन्विंस होती है, ऐसे नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। तो चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, सीखते रहो, गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हम कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right angled triangle with hypotenuse BC. BQC is a semicircle. BQC semicircle away from A with diameter BC. देखो diameter BC है, तो यहाँ से मैं सेमीसर्कल ऐसे भी बना सकता हूँ BQC। उसने क्या बोला अवे फ्रॉम A, इसका मतलब यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और Q इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा BQC, ऐसे सेमी सर्कल को या किसी भी आर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अवे फ्रॉम ए, तो उस तरफ उसने बता दिया, और BC को डायमीटर उसने मार रखा है, ठीक है। और क्या है, BQC is a semicircle away from A with diameter BC. BPC is an arc of circle centered at A. BPC आर्क है एक सर्कल का जिसका सेंटर A पर है, यानी कि A को अगर मैं सेंटर मानूं तो BPC, यानी कि वो आर्क B से भी पास हो रहा है और C से भी, A को सेंटर मानकर मैं C और B से आर्क पास कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हुई। देखो उसने डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया, और यहां से एक आर्क जा रहा है ऐसे, यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है जी, ठीक है। तो ABPC एक सर्कल का चौथा हिस्सा बन गया, ABPC, है ना, क्लियर है। अब वो क्या बोल रहे हैं, लाइंग बिटवीन BC एंड BQC, इसने आर्क क्या बताया था, ये आर्क कहां पर है, BC जो लाइन है उसके और BQC के बीच में, हमने बीच में ही बनाया है ना। इफ AB हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, AB की लंबाई अगर 6 है तो इसकी लंबाई भी 6 होगी, और BC की लंबाई हो जाएगी 6√2, ठीक है मेरे भाई, सिंपल बात है बहुत ही। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है 1/√2, ठीक है। देन एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय BPC, रीजन BPC का एरिया इसका, एनक्लोज्ड बाय BPC एंड BQC इसका। तो
तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैं पूरा, ध्यान से सुनिएगा, एक तो मैं पूरा बी क्यू सी में से घटा दूं ये बी पी सी, ये घटा दूं ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटाना होता है। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं एक और तरीका आपको बताता हूं। देखो अगर मैं ये पूरी फिगर जो बन रही है, पूरी फिगर बोले तो ट्रायंगल का एरिया प्लस में सेमी सर्कल का एरिया, इस पूरी फिगर में से अगर मैं घटा दूं ये सेक्टर, मतलब ये वाला सेक्टर घटा दूं, पूरी फिगर में से ये सेक्टर घटा दूं ए बी पी सी, तो भी वही चांद बच जाएगा। तो यही कर लेते हैं। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। ठीक है, ये करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पर आपको फालतू की चीज़ें रटवा नहीं रहा हूँ, आपका दिमाग चला रहा हूँ। ठीक है, दिमाग चलेगा, उसकी आदत पड़ेगी तो ही वहाँ पर कुछ कर पाओगे। चलिए जी, करते हैं फिर काम। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो भैया सेमी सर्कल का एरिया, इसका रेडियस कितना है, पूरी साइड 6√2 है डायमीटर, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, पाई ले रखा, वहाँ पर ले रखा है भाई, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस इसका एरिया है ये, इसका, तो इसका रेडियस कितना है, ए बी पी सी का इस क्वार्टर का एरिया है, इसका रेडियस है 6, तो 1/4 पाई 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 है ना। ओके, अब करो सोल्व। देखो 2 निमे 18, ये हो गया 9 पाई, 4 निमे 36, ये हो गया माइनस का 9 पाई, 9 पाई से 9 पाई गया तो आंसर हो गया 18। दैट्स इट। अब यहाँ पर ऐसे मत रट लेना इसको कि भैया ये जो भी होएगा ये ट्रायंगल का एरिया ही होएगा, रट सकते हैं क्या? मतलब आगे से आप ऐसे कर सकते हो, देखो, अदरवाइज देखो मेरे को भी याद नहीं रहेगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, कि ये जो चांद का एरिया है ये इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल का एरिया देखो, ये वो दोनों कट गए ना, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ही निकाला था ना, तो ये चांद का एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। अदरवाइज हमें रटने की जरूरत नहीं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7। पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस जो है वो 7 है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होगा इसका, तो सर्कल का एरिया बताने से पहले इसका रेडियस जानना जरूरी है। ठीक है, तो रेडियस कैसे जानेंगे बताओ? हिंट दे देता हूं, कई बार जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम काम में आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं कि जिस चीज़ की हमें लंबाई जाननी है उसको भी इंक्लूड करें, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई ना कोई साइड लें, और जिसके बारे में हमें पता है उसको भी साइड बनाएं। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर खींच लो। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगी बात, या यहाँ पर तो वैसे ही बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो सेंटर खींच लो। ठीक है, और एक और बात आपको बताइए कि किसी भी कोने के अंदर अगर आप सर्कल डाल दोगे तो कोने के अंदर हमेशा ऐसे स्क्वायर बनता है, बताइए है कि नहीं, और स्क्वायर की साइड होती है उसके रेडियस के बराबर। मुझे इसका रेडियस चाहिए, तो ये लो आर आर। ठीक है, आर आर, तो अगर मैं इसको ओ मान लूँ तो क्यू से लेकर ओ तक क्या हो जाएगा, √2r। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी r। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। और आपको एक बात पता है कि Q से लेकर Z तक क्या है, Q से लेकर Z तक बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है 7। तो √2r + r = 7। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रही, इसलिए यही है कि मैं भी इन चीज़ों को रटता नहीं हूँ, ऐसे होंगी, आप भी मत रटो। रटना इज नॉट द सोल्यूशन। हाथ पैर फूलेंगे वहाँ पर पता नहीं क्या करोगे, और बर्डन भी इतना होगा, कभी भी ज़िंदगी में कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। पूरी ज़िंदगी मैथ पढ़ोगे फिर भी लगेगा नहीं कि पूरा हो गया। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट r इंटू √2 + 1 = 7। तो इस √2 + 1 को मैं इधर भेज दूँ, वैसे मन ही मन में मैं इसको इधर भेज सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि ये रेशनलाइज होएगा तो ये होएगा √2 - 1 और नीचे ये क्या छोड़ेगा? नीचे छोड़ेगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। रेशनलाइजेशन आती है ना, तो r = 7 × √2 - 1। इन्होंने इसका एरिया पूछा है इस सर्कल का, तो इसका जो रेडियस है वो 7 का, यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आया हो तो r मैंने कॉमन लिया, √2 + 1, उसको मैंने नीचे भेज दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो बीच का साइन बदलेगा और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है जो कि है 1। सिंप्लीफिकेशन की ये चीज़ें काम हम ले रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक। इसका जो रेडियस है वो 7 का इतने गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 154 का कितने गुना? इसका स्क्वायर गुना ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154 × 3 - 2√2। 154 को अंदर भेजूंगा तो 450 और 12 462 - 308√2, ऑप्शन डी, ठीक। क्लियर? ये बताओ भाई, ये देखता हूँ बताओगे कि नहीं। ये जो वीडियोस हैं इनके अंदर कम क्वेश्चन हो रहे हैं, मेंसुरेशन 2D की है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के उठा रखे हैं कि सारे कंसेप्ट बार बार रिवाइज हों, इनमें आप फंसते हो, आगे से नहीं फंसोगे, ठीक। तो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका रिजल्ट आएगा। तो टाइम इन्वेस्ट करो, बिना टाइम इन्वेस्ट करे सामने से चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। इन द गिवन फिगर ABCD एंड PQRS आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एंड ABD आर क्वाड्रेंट, BAC एंड ABC। देखो ABD यहाँ पर हो क्या रहा है? एक स्क्वायर है, इसमें उसने क्वाड्रेंट बनाया, कौन सा? ABD। और फिर BAC एक क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ से ऐसे क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है। ये जो जगह बची इसमें इसने एक स्क्वायर फिट कर दिया। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, सबसे पहले मैंने बनाया था एक स्क्वायर। एक स्क्वायर जो है वो एक सिमेट्रिक फिगर है, रेक्टेंगल नहीं बनाई कि लंबी है और चौड़ी है, स्क्वायर बनाया। उसके अंदर मैंने क्वाड्रेंट बनाया, सर्कल का हिस्सा, इसको मैंने सेंटर माना था। अब मैंने इसको सेंटर मान के यहाँ से बनाया। अब तक सिमेट्री मेंटेन है। सिमेट्री कैसे मेंटेन है? अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूंगा तो इसके उधर वाला और इसके इधर वाला सेम है। अब जो इलाका बचा उसके अंदर मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है। इस लाइन के उधर स्क्वायर की जो साइड है वो साइड से हाफ है, इधर ये जो डिस्टेंस है वो साइड से हाफ है, और यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस x होएगा। ये सेंस ऑफ सिमेट्री आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं आपसे वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जो हमें दिख नहीं सकती, कि कुछ भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता तो ये बता दिया कि भैया ये दिखना चाहिए, ऐसे कर लो ना। ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ठीक। क्लियर है? तो अब मैंने आपको हिंट दे दी है, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका सेम है, तो करो इसको, इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी भाई। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। AB = 10, ये जो पूरा AB है दिस = 10, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है यानी कि इसकी साइड निकालनी है, तो ठीक है, इसकी साइड निकालते हैं। बनाते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर ये जो बड़े वाला स्क्वायर है, बड़े वाले स्क्वायर का साइड 10 है, तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड 10 है, तो ये जो क्वाड्रेंट बनाया है इसका रेडियस भी 10 होगा। ये जो क्वाड्रेंट बनाया है इसका रेडियस भी 10 होगा। ऐसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें क्वाड्रेंट का रेडियस यूज होता हो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज होती हो। मैं अभी बना नहीं रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ चीज़ों की, ठीक है। और हमने इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड भी उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हो। सोचो, अगर मैं A से R को मिला दूं, A से लेकर R का डिस्टेंस क्या है? इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, ये भी इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, ये भी इस क्वाड्रेंट का रेडियस है ना, ये रेडियस है क्वाड्रेंट का। तो A से लेकर R तक 10 होएगा, आप बोलोगे जी हाँ। और स्क्वायर की साइड R से लेकर Q तक, ये जो भी है ये स्क्वायर की साइड होएगी। या तो मैं यहाँ पर स्क्वायर की साइड मान लूँ या इन इलाकों को मान लेता हूँ। मान लो मैंने ये जो A से लेकर P तक रीजन है ये A मान लिया, और Q से B तक भी A ही होएगा सिमेट्री के कारण।
तो ये जो स्क्वायर की साइड है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 - 2a, है ना, क्लियर है। तो ये स्क्वायर की साइड क्या होगी 10 - 2। इसको करने के कई तरीके हैं, मैं स्क्वायर की साइड को 2s मान लूँ, फिर यहाँ पर कैसे भी कर लो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पर पहले मान लो फिर यहाँ पर कर लो, सेम चीज़ करनी पड़ेगी, इनको इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज मुझे पता चल गया, स्क्वायर की साइड मुझे पता चल गई, ये तीसरी साइड और पता होनी चाहिए, कौन सी, ये तीसरी। तो ये तीसरी क्या होगी 10 - 2a + a, तो यानी कि 10 - a, ठीक। अब पाइथागोरस लगेगा मेरे भाई। क्या सर ऐसी सिचुएशन आ रही है? बहुत कम, लेकिन आ जाती हैं एक आधी बार। तो हम तो हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं ना, ठीक, क्लियर है। करें फिर 10 का, पहले इनका स्क्वायर जोड़ देता हूँ, चलो 10 का स्क्वायर 100 = 10 - 2a का स्क्वायर 100 + 4a स्क्वायर माइनस 10 दूनी 20 का डबल 40a। अब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 10 - a का, प्लस में 100 + a स्क्वायर माइनस 20a, ठीक है जी। 100 से 100 गया, ठीक है। 4a + a 5a स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दैट, मैं चीज़ों को यहीं पर रख रहा हूँ, = के उस साइड 5a स्क्वायर माइनस 60a + 100 = 0, है ना, ठीक है। अब मैं 5 काट सकता हूँ, जी हाँ डेफिनेटली काट सकते हैं। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 12a + 25 = 0। तो 25 दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनका सम क्या है 12। 25 को तोड़ सकते हैं क्या? 5 काटा था तो यहाँ पर 20 होएगा, वही मैं सोचूं भाई टूट तो रहा नहीं, ठीक है 20 है, 5 काटा था ना, हाँ ठीक है। तो 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़ सकता हूँ जिनका सम जो है 12 हो, 10 दूनी 20, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस 20 सम 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू या तो 10 होएगी या 2 होएगी, तो a की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? ये जो पूरी साइड है ये 10 है, तो a की वैल्यू 10 हो सकती है? नहीं हो सकती, a की वैल्यू 2 ही हो सकती है, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड क्या है 10 - 2a, अगर a की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 गई 6, तो स्क्वायर की साइड आ गई 6, तो एरिया क्या हो जाएगा 36, यही उसने पूछा था, ठीक, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एक आधे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को ऑफ करेंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं जिनके अंदर हमें ये बनाना पड़ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। द गिवन फिगर कंटेन्स ए सर्कल, इस फिगर के अंदर एक सर्कल है ये रहा, एक सेमी सर्कल है ये रहा, और एक क्वार्टर सर्कल है ये रहा, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? पूरे क्वार्टर सर्कल के एरिया में से घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा? सर्कल प्लस सेमी सर्कल का एरिया, तो ये आ जाएगा बचा कुचा इन दोनों का एरिया घटाने पर, ठीक है मेरे भाई। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, कौन से सर्कल का? एक ही तो सर्कल है, ये तो सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, सर्कल तो एक ही है ना ये, तो सर्कल का रेडियस 1 है, ओके। मुझे कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर तीनों सर्कल के रेडियस, या फिर एक और बात बताऊं, अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया r, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया r, तो पूरे बड़े वाले क्वार्टर सर्कल का रेडियस क्या हो गया 2r। तो कोई ऐसी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 2r और इसका रेडियस जो 1 है वो इन्वॉल्व हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनती हो, पाइथागोरस लगाकर r आ जाए, बात बन जाएगी। बस r चाहिए मुझे। देखो सोचो, कई तरीके यहां पर हो सकते हैं। हिंट दूं, अगर दो सर्कल्स चाहे कितने भी छोटे बड़े हों एक दूसरे को टच करें तो उनका डायरेक्ट टेंजेंट जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो ए बी की लंबाई होती है 2√r1r2, ठीक है। और अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को ऐसे इंटरनली टच करें, ठीक है, तो दो सर्कल्स एक दूसरे को कैसे भी टच कर लें ऐसे, या टच ना करें, जो भी है, टच करने को ही बोल देता हूँ, है ना। अगर दो सर्कल एक दूसरे को कैसे भी टच करें, अगर उनके सेंटर्स को मिलाते हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन पास होती है। इंटरनली टच करेगा, इनके सेंटर से मिलाते हो तो ये लाइन भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होगी। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। एनफ हिंट हो गई भाई। अब करते हैं काम। देखो
और ये स्ट्राइक होने थोड़े से मुश्किल हैं। अब मैं बताऊंगा तो ऐसे लगेगा ये हाँ जी दिख गया है, अदरवाइज मुश्किल है, तो दिल छोटा नहीं करना है। ठीक, देखो और कई तरीके से ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं। अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का टेंजेंट से, जी हाँ। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूँ और इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूँ, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक सर्कल है, आप बोलोगे जी हाँ सर, और ये एक सर्कल है, तो ये इन दोनों का डायरेक्ट टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का डायरेक्ट टेंजेंट हो गया ना है, ये ऐसे जाएगा तो ये इसको टच कर रही है, हो गया। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी 2, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 1 है, 2√r1r2 यानी कि r × 1 r, इसकी लंबाई आ गई। और अब अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, तो अगर आप इसको ऐसे पूरे को मिलाओगे, देखो ये पूरा बड़े वाला सर्कल है, ठीक बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बड़े वाला सर्कल है उसके अंदर एक सर्कल टच कर रहा है, मैंने इन दोनों के सेंटर को मिलाया है, तो ये जो लाइन जाएगी ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरी लंबाई है ये कितनी होगी, ये होगी 2r। क्यों सर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 2r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होएगी 1, तो ये लंबाई क्या होएगी, ये होएगी 2r - 1, होएगी कि नहीं होएगी? ये साइड 1 आ गई, ये 2r - 1 आ गई, ये 2√r आ गई, कर दो काम, डू द वर्क, कर दे। चलो जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4r, अब इसको 4r स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है। ये 2r - 1 का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 1 - 4r, ठीक है। 4r, ये 4r तो नहीं गया, तो 4r स्क्वायर है, कोई नहीं, ठीक है। तो सबको उधर लेकर जा रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट 4r स्क्वायर, ये 4r उधर जाएगा तो माइनस का 8r, और 1 से 1 कट गया, तो यार हद है, पहले ही मैंने ऐसे कर लेता, 1 से 1 को पहले ही काट लेते हैं। देखो अब इस 4r को मैं इधर भेज रहा हूँ, 8r = 4r स्क्वायर, तो एक r से r गया, तो r = 2, रेडियस = 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वार्टर सर्कल में से घटाना है, क्या घटाना है, एक पूरा सर्कल और एक सेमी सर्कल, करते हैं अब काम। चलो जी, पाई है क्या, पाई है, तो इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया होएगा 1/4 पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है जी 4, r की वैल्यू 2 है, तो 16 माइनस, इसको अलग से निकाल रहा हूँ, अगर आप पुराना मानो तो इसको अलग से निकाल रहा हूँ, इसका एरिया कितना होएगा, इसका एरिया होएगा जी, पूरा सर्कल है तो पाई r स्क्वायर, सर्कल का रेडियस है 1 तो 1 पाई है, ओके जी। अगले का एरिया क्या होएगा, हाफ पाई, इसका रेडियस कितना है r, तो r स्क्वायर, सॉरी r की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई, और ये कितना है 4 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 पाई, ऑप्शन ए, क्लियर है। ये क्वेश्चन और कर लें, अभी 1 घंटा 30 मिनट नहीं हुए हैं, मैं 1.5 घंटे की वीडियो का टारगेट रखता हूँ कि आप लोग उतना ठीक ठाक टाइम में देख पाएंगे, हैं बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होएगा। करो, 3 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच, 3 सर्कल हैं, इनका डायमीटर जो है 10 है, रेडियस नहीं है। इनको इन्होंने क्या किया, ऐसे रबर बैंड से बांध दिया या रस्सी से बांध दिया। अब की बार भी ये 2022 ईयर ऑन में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं सीधा सीधा लॉजिक बताता हूँ। चाहे वो 3 सर्कल को बांध दें या 4 बराबर सर्कल को बांध दें ऐसे, ठीक है, या 5 सर्कल को बांध दें, ठीक है, कितने भी सर्कल को अगर वो बांध दें, अगर ऐसे वो बांध देते हैं तो एक रूल लागू होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या रूल लागू होता है। देखो, ये जिस रबर बैंड से इन्होंने बांधा था, ये रबर बैंड 2 सिचुएशन में है। 2 सिचुएशन में कैसे, एक तो ये सर्कल को टच कर रहा है, एक ये सर्कल को टच नहीं कर रहा, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो, इसने एग्जैक्टली यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया, ऐसे मान लो, तो ये जो पार्ट है ये टच कर रहा है, आप बोलोगे जी हाँ। इस सर्कल के अंदर इसने यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया, मैं ऐसे रेडियस से खींच रहा हूँ, और यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया, ठीक है।
ये वाला पार्ट है जो सर्कल के चारों तरफ चिपक कर गया है। इस सर्कल के अंदर इसने यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया, इसके अंदर इसने यहाँ पर टच करना स्टार्ट किया। तो ये जो पोर्शन है ना जो इसने टच किया है, ये और ये तीनों मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। ऐसे ही इसमें 4 सर्कल करोगे तो भी ये जो पोर्शन है जो टच कर रहा है ये हमेशा एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि 4 सर्कल करोगे तो यहाँ पर एंगल होएगा 90 डिग्री का। तो 90 90 90 90 360 हो गया। तो ये पोर्शन हो गया एक सर्कल का। और जो पोर्शन टच नहीं कर रहा वो क्या बनाएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों सर्कल्स को के सेंटर्स को मिला दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रेडियस। तो यहाँ से जब आपने इसको टच किया तो ये 90 डिग्री का बनेगा। अभी नहीं दिख रहा बट कोई नहीं, 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज ये टेंजेंट है ना, जहाँ पर भी टेंजेंट है वहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो आर और आर, तो ये जो खाली पोर्शन होता है ये रेडियस का डबल होता है। तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला मत रटना मेरे भाई। इस सिंपल बात को ध्यान रखो कि जो पोर्शन टच कर रहा है वो सारे मिलकर एक सर्कल पूरा करते हैं 2πr। तो ये सारे पोर्शन जो टचिंग पोर्शन है एक तो वो 2πr होंगे, और जो नॉन टचिंग पोर्शन है r और r है ये 2r, यहां पर भी 2r, यहां पर भी 2r। ठीक, क्लियर है? तो बस 2r 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 6r। अब ऐसे रट लोगे, n सर्कल हैं तो 2nr, ऐसे मत करो भाई। ठीक, ये जुल्म ना करो हम पर। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो अगर 3 सर्कल हैं तो ये अपने आप 120 डिग्री का हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक, अगर 5 सर्कल हैं तो भी ये सारे मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। अगर 10 सर्कल हैं तो भी, बस एक ही कंडीशन है कि वो ऐसे अरेंज किए गए हों सर्कल। मान लो जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल के चारों तरफ ऐसे 6 सर्कल हैं या जो भी हैं, अगर उसको भी ऐसे बांध दिया, चाहे वो जितने भी करे इक्वल सर्कल होने चाहिए और ऐसे सिमेट्रिक होने चाहिए। ठीक है, और वो सिमेट्रिक ही देता है, मतलब कि सर्कल्स को ऐसे फेंक फेंक के नहीं करता वो कि सर्कल एक इधर पड़ा एक उधर पड़ा एक इधर पड़ा, इनको मैंने तार से बांध दिया, ऐसे नहीं करता वो। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इसको 120 डिग्री का प्रूव करके देखें, अभी प्रूव करके देखते हैं। देखो, अगर इनके मैं सेंटर्स को ऐसे मिला दूँ, ये आर है आर है आर है आर है आर है आर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। हाँ जी सर, ये कितने का बन गया? 60 का। ये एक रेक्टेंगल बन रही है ये। ठीक है, और ये जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये जो है ये इसके पैरेलल है। टेंजेंट जो है ये इसके पैरेलल होंगे इक्वल सर्कल्स के अंदर। मैं जल्दबाजी में प्रूव कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। ये टेंजेंट है, सेंटर से खींची गई लाइन के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया है। ये दोनों 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो यहाँ पर जो भी एंगल बचेगा वो 120 डिग्री का ही बचेगा। जस्ट वैसे ही प्रूव कर रहा हूँ, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये सारे मिलकर ये टुकड़े एक सर्कल बनाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आफ्टर ऑल दिस नॉलेज? अब देखो, अब मुझे पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये सारा मिलकर 2πr बनाएगा। तो r इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2π है क्या? पाई है, 2πr प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन क्या होएगा? अगर आप वहाँ पर निकालना भी चाहो तो ये 10 बनाएगा। तो 10 10 10 30, 10π प्लस 30, 30 प्लस 10π। तो क्या ये रटना है? रटना नहीं है। बात समझ में आ गई? ये देखो कितने सर्कल उसने बांध दिए। यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू होएगा कि ये वाला पोर्शन जो भी सर्कल को टच कर रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो ये टचिंग पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सारे मिलकर एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इसने कुछ बताया, देयर आर 6 सर्कुलर रिंग्स ऑफ आयरन केप्ट क्लोज टू ईच अदर, ए स्ट्रिंग बाइंड्स देम। ऐसे ही आप चाहे 10 20 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे कुछ भी बना लो, ये हमेशा एक सर्कल पूरा कर रहे होंगे। ठीक है भाई, बाइंड्स देम एज टाइटली एज पॉसिबल इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग, इनका रेडियस जो है वो 1 है। तो यहाँ पर जो टचिंग पोर्शन है, जो टच कर रहा है, उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2π × 1 प्लस जो नॉन टचिंग है, जो टच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या होएगा? देखो, अब यहाँ से आपने ऐसे किया तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक अगर ये इसका सेंटर है तो 1,
यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 1 2 3 4, तो ये पूरा जो है ये 4 यूनिट बनेगा। 4 यूनिट यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 12। ठीक है, 12 + 2 पाई, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद वैसा ही है क्या, ये बाद में करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है। इस क्लास का रिव्यू भी आपने अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप है अपने टेलीग्राम का, वहाँ पर देना है। और घबराना नहीं है मेरे भाई, आप घबराओगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा। पूरा दिन इस काम पे लगा हुआ हूँ, आप भी पूरा दिन उसके ऊपर लगे हुए हैं, आपके पास भी क्या रह जाएगा घबराओगे तो। ऐसे पढ़ाई करते रहो, अपना काम करते रहो, आपके हाथ में है काम करना। सारे सिलेबस को साथ लेकर चलो, सारे सब्जेक्ट्स को। किसी दिन एक आधा सब्जेक्ट छूट जाएगा, एक आधा दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरा दिन ठीक ठाक पढ़ के गुजारा, हाँ जी सर, वेल डन। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका रूटीन नहीं टूटता, कोई भी नहीं है। जो बोल रहा है मेरा कभी रूटीन नहीं टूटता, सीधी बात है, झूठ बोल रहा है, चाहे कोई भी हो। अब आज के दिन धरती पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम मान रहे हैं कि भाई इतना काम करा, इतना, इलॉन मस्क को मान रहे हैं सारे बंदे। उसका शायद तलाक हो गया कि भाई फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, तो अगर एक पोर्शन पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया तो दूसरा हो गया ना गड़बड़ में। एक सब्जेक्ट में 100 नंबर आ गए, दूसरे में फेल हो गया। तो कुल मिलाकर ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन है। तो लाइफ ऊपर नीचे चलती ही है, इसको पकड़ के रखने की कोशिश मत करो, अपने ऊपर खाम खा गिल्ट में मत रहो। ठीक है, रिलैक्स रहो, काम करते रहो, मजे लो। ठीक है, अगले दिन की टेंशन अगले दिन, आज की टेंशन आज, आज का काम आज, कल का कल देखेंगे। कल फिर जोश और जुनून में लग जाएंगे। अगर वेस्ट हो भी गया तो जल्दी अपने आप को संभालेंगे, फिर काम पर लग जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आप उन लोगों में से हो जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है कभी भी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।